नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी में। यह हमारी मध्य प्रदेश पटवारी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास है। आशा करता हूँ इसके पहले की क्लासेस आपने देख ली होंगी। इन प्रैक्टिस सेट्स की क्लास में दोस्तों मैं उसी पैटर्न पर प्रश्न लेकर आ रहा हूँ जिस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और हमारी पुरानी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस से काफ़ी प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पहला प्रश्न है, गंगऊ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों पन्ना। गंगऊ अभ्यारण्य एवं केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना में ही स्थित है, तो इन्हें याद रखिएगा। अगर बात की जाए दमोह की, तो दोस्तों दमोह में रानी दुर्गावती अभ्यारण्य स्थित है। वहीं निमाड़ी में ओरछा अभ्यारण्य स्थित है। और रतलाम में सैलाना अभ्यारण्य स्थित है, तो इन्हें याद रखिएगा दोस्तों। अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान से पटवारी एग्जाम में काफी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में कुल 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। दोस्तों मिट्टी एवं फसल से संबंधित प्रश्न पटवारी में जरूर पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर बात की जाए 5 मिट्टियों की, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, चड़ोल मिट्टी, कछारी मिट्टी एवं मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों मैंने अपनी थ्योरी वाली क्लास में इन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ाया है, तो अगर आपने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो एक बार उन्हें जाकर भी जरूर देखिए। साथ ही वन लाइनर वाली क्लास में भी मैंने सभी तथ्यों को विस्तार से डिस्कस किया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उन्हें जाकर जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, चंबल अभ्यारण्य में घड़ियाल के अतिरिक्त अन्य किस जानवर को संरक्षण प्राप्त है? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में डॉल्फिन या गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों चंबल अभ्यारण्य में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही लाल मुकुट वाले कछुए का भी संरक्षण चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है। और ऊद बिलाव का भी संरक्षण चंबल अभ्यारण्य में किया जा रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा उपयुक्त सभी। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की त्रिकोण बिंदु पर स्थित है। और चंबल नदी चंबल अभ्यारण्य के मध्य बीहड़ों का निर्माण करती है। यह फैक्ट भी दोस्तों याद रखिएगा। अगर बात की जाए स्थापना की, तो याद रखिएगा वर्ष 1978 में चंबल अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस में नेशनल ज्योग्राफिक की पुस्तक विजेता फिल्म लैंड ऑफ द टाइगर शूट की गई थी? इसका सही जवाब होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में लैंड ऑफ द टाइगर फिल्म की शूटिंग की गई थी और इस फिल्म को नेशनल ज्योग्राफिक पुरस्कार भी प्राप्त है, तो यह भी याद रखिएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल 2022 में एक फिल्म चुनी गई थी जिसका नाम था एमरल्ड जंगल रिटर्न ऑफ द टाइगर। तो दोस्तों यह फिल्म पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत इंदौर जिले में किस उत्पादन को चुना गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इंदौर के महू को शुगर फ्री आलू के लिए चुना गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आलू। अगला प्रश्न है, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कटनी। कटनी के कैमूर नामक जगह पर भारत की सबसे पुरानी में से एक और नामी कंपनी एसीसी सीमेंट का प्लांट है।
जिसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। कटनी जो कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश का इटारसी के बाद दूसरा सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। कटनी जिसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भोपाल शुगर मिल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा सीहोर, और इसकी स्थापना वर्ष 1939 में की गई थी। दोस्तों यह वर्ष भी आप चाहे तो लिखते जाइए, हो सकता है एग्जाम में आपसे शहर की जगह उसका वर्ष पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस मंदिर को तकनीकी से 3R जीरो वेस्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों उज्जैन के महाकाल मंदिर को 3R तकनीक से जीरो वेस्ट बनाने की घोषणा की गई है। वहीं आपको बताना चाहूँगा 3R का मतलब होता है रिड्यूस, यानी कि वेस्ट कम करना है, उसके बाद रिसाइकिल, और उसके बाद रीयूज। महाकाल मंदिर से निकले हुए वेस्ट को कम करना है, फिर उसे रिसाइकिल करना है और खाद के रूप में महाकाल लोक के गार्डन में इसका इस्तेमाल करना है। यह है 3R टेक्निक, जिससे जीरो वेस्ट होगा महाकाल मंदिर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणेश महोत्सव के दौरान गाया जाने वाला गीत है? तो दोस्तों गणेश महोत्सव के दौरान गम्मत गीत गाए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में विंध्याचल पर्वतमाला विस्तृत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छिंदवाड़ा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा किस श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों यह भांडेर श्रेणी में स्थित है, और भांडेर श्रेणी विंध्याचल पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। दोस्तों यह सभी टॉपिक मैंने अपनी थ्योरी क्लास में काफ़ी विस्तार से डिस्कस किए हैं, एक बार आप जाकर उन्हें जरूर देखिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। राजीव सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बावनथड़ी नदी पर राजीव सागर परियोजना स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा सागर परियोजना। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, महेश्वर परियोजना और ओमकालेश्वर परियोजना इंदिरा सागर परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, चित्रकूट, जो कि सतना जिले में आता है। चित्रकूट में ही ग्रामोदय मेले का आयोजन किया गया। चित्रकूट जहां तुलसी शोध संस्थान एवं देवी अनुसुईया आश्रम स्थित है। चित्रकूट से मंदाकिनी नदी होकर गुजरती है। तो दोस्तों यह प्रश्न भी आते हैं एग्जाम में, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अमरकंटक आप सभी जानते होंगे अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, और अमरकंटक पुष्पराजगढ़ तहसील के अंतर्गत आता है, जहां से नर्मदा, सोन एवं जोहिला नदी का उद्गम होता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में कृषि मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 2022 में मुरैना में कृषि मेले का आयोजन किया गया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मध्य प्रदेश के किस शहर में देश के पहले ईट राइट मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे ईट राइट मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया। साथ ही इंदौर को ईट राइट चैलेंज में पहला स्थान भी मिला है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा 1 जनवरी 2023 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का। याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में पहली बार किस महिला अधिकारी को तैनात किया गया है?
तो दोस्तों इनका नाम है शिवा चौहान। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार एक महिला अधिकारी को दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात किया गया। ये महिला अधिकारी सेना की फायर एंड क्यूरी फोर्स में कैप्टन के पद पर है, जिन्हें 3 जनवरी 2023 को 3 महीने के कार्यकाल के लिए सियाचिन में पोस्टेड किया गया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, काराकोरम रेंज से लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया के सबसे ऊंचे मिलिट्री युद्ध क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ सैनिकों को भारी बर्फबारी और तेज हवाओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, इनका बेस पोस्ट समुद्र तल से 15,600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मिशन 929 किस राज्य से प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों त्रिपुरा से प्रारंभ किया गया है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। एनटीपीसी द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिश्रित परियोजना को कहां प्रारंभ किया गया है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। एनटीपीसी दोस्तों वही कंपनी है जिसके द्वारा सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट संचालित किया जाता है, या जिसे ताप विद्युत केंद्र भी कहते हैं। इसी वजह से सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। ओजोन छिद्र का से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा स्ट्रेटोस्फियर की ओजोन परत की मोटाई में कमी। यानी कि ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है और उसकी परत की मोटाई में कमी आ रही है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रश्न आता है ओजोन लेयर कहाँ स्थित रहती है? तो याद रखिएगा, ओजोन लेयर समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं में स्थित रहती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र ग्लोबल वार्मिंग से सबसे पहले प्रभावित होगा? तो दोस्तों अंटार्कटिक एवं ग्रीनलैंड की चादर पारिस्थितिक तंत्र ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे पहले प्रभावित होंगे। और इसका मुख्य कारण है कि अंटार्कटिक और ग्रीनलैंड में सर्वाधिक मात्रा में आइस यानी कि बर्फ पाया जाता है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान वृद्धि होगा और इसी वजह से सबसे पहले इन दोनों जगह की बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगी। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जल संवहन तंत्र किस जीव का एक लक्षण है? तो दोस्तों यह एस्टेरियास का एक लक्षण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। जानवर जो समुद्री जल में स्वतंत्र रूप से रहता है क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों वह सभी सारिता जीवी कहलाते हैं। और इस तरह के प्रश्न भी दोस्तों एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, तो इन प्रश्नों को थोड़ा याद से या ध्यानपूर्वक पढ़ना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। स्पंज में भोजन संख्या किस प्रकार की कोशिका करती है? दोस्तों इसमें जरा सी मिसप्रिंट है, ये संचय होगा। स्पंज में भोजन संचय किस प्रकार की कोशिका करती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा हीरोसाइट्स। वहीं ट्रोफोसाइट्स का कार्य पोषण प्रदान करना होता है और कोइनोसाइट्स एवं पीसोसाइट्स का कार्य भीतरी स्तर पर रक्षात्मक स्तर बनाती है। तो यह भी दोस्तों याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अमीबा में भोजन ग्रहण की विधि क्या होती है? इसका सही जवाब होगा होलोजोइक। अमीबा में होलोजोइक भोजन ग्रहण करने की विधि होती है। जिस तरह से मनुष्य के भोजन ग्रहण करने की विधि है वही होलोजोइक कहलाती है, जिसके 5 चरण होते हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एमिलेशन
एवं एक्सक्रेशन। तो अगर अमीबा की जगह मनुष्य का भोजन ग्रहण करने की विधि भी पूछी जाती तो उसका जवाब भी होलोजोइक होता, और मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, शेर, चीता, भालू, सभी इस प्रकार के जानवर की भोजन विधि होलोजोइक ही होती है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, क्षय रोग, जिसे इंग्लिश में ट्यूबरक्लोसिस या टीबी के रूप में जाना जाता है, यह वायरस द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है, शरीर के कार्बनिक पदार्थ में किस पदार्थ की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो याद रखिएगा, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा, मलेरिया रोग प्रोटोजोआ नाम के कारण होता है। और याद रखिएगा, यह अनोफिलीज संक्रमित मादा मच्छर के द्वारा होता है। तो आपको ऑप्शन में हो सकता है यह पूरा नाम लिखा मिले, प्रोटोजोआ अनोफिलीज मॉस्किटो। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक आदिश राशि नहीं है? आदिश राशि, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था, अगर आपने वह देखी होगी, जिसे स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, इसमें सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होती। और एक होता है सादिश राशि, जिसे वेक्टर के नाम से जाना जाता है, इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है, और इस तरह का साइन लगाया जाता है वेक्टर के लिए। तो द्रव्यमान, आयतन और समय, यह तीनों आदिश राशियां हैं, लेकिन चुंबकीय तीव्रता, इसमें दिशा होती है, और यह स्केलर क्वांटिटी यानी कि सादिश राशि है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई लिखित में से कौन सी है? प्रकाश वर्ष, जिसकी वैल्यू होती है दोस्तों 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर, जिसे 95 खरब किलोमीटर भी कह सकते हैं, और यह खगोलीय इकाई है। तो यह ऑप्शन तो हो गई नहीं। फिर आता है किलोमीटर। तो एक प्रकाश वर्ष 95 खरब किलोमीटर बराबर होता है, तो यह भी नहीं होगा। और एक पारसेक का मान होता है 3.26 लाइट ईयर के बराबर, और अगर इसे किलोमीटर में देखा जाए तो 30 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर एक पारसेक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और पारसेक भी एक खगोलीय दूरी की इकाई है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ में किए गए कार्य का मान क्या होता है? तो दोस्तों, इसका जवाब होगा शून्य। वृत्ताकार पथ पर किए गए कार्य का मान शून्य होता है। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की वस्तु जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है? तो दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाता है, और इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अब जान लेते हैं जनरल मैनेजमेंट यानी कि सामान्य प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन के लिए कौन सी दक्षता आवश्यक नहीं है? स्टाफिंग आवश्यक है, संचार भी, नैतिक व्यवहार भी, लेकिन तकनीकी मशीन का ज्ञान मानव संसाधन प्रबंधन के लिए आवश्यक नहीं है। अगला प्रश्न, मैनेजमेंट के दोस्तों इस तरह के प्रश्न देखे जा रहे हैं एग्जाम में, जो कि प्रैक्टिकल आधारित है, जिन्हें आप ध्यानपूर्वक अगर 2 बार प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको आंसर ऑप्शन में ही समझ में आ जाएगा। कुछ प्रश्न हैं जो याद करने के हैं, जैसे कि ये, समन्वय का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो याद रखिएगा, मैरी पार्कर फोलेट द्वारा समन्वय का सिद्धांत दिया गया था। ये कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है, तो इन्हें बस आप याद कर लीजिए, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आप पे बन जाएंगे। अगला प्रश्न है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है दोस्तों, हरिधर है। हरिधर की घटक विचारधारा के अंतर्गत आरोग्य घटक क्या है?
तो दोस्तों याद रखिएगा, पर्यवेक्षण व्यवस्था ही आरोग्य घटक है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस शैली के अंतर्गत नेता और अधीनस्थ के मध्य स्वामी और सेवक का संबंध होता है? तो दोस्तों हितैषी, निरंकुश या जिसे बेनेवोलेंट ऑटोक्रेटिक कहते हैं, इस शैली के अंतर्गत ही अधीनस्थ और नेता के बीच स्वामी और सेवक का संबंध होता है। अगला प्रश्न है, लूथर गुलिक, दोस्तों मिस्टेक है, मिसप्रिंट, गुलिक द्वारा प्रतिपादित पोस्टकार्ब शब्द किसका प्रतीक है? प्रबंधन के सिद्धांत, प्रशासन की गतिविधियां, संगठन के उद्देश्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको पोस्टकार्ब का फुल फॉर्म अपनी वीडियो में भी बता चुका हूं, एक बार और बताता हूं। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग। इधर मिसप्रिंट है दोस्तों, डी है पोस्ट कॉर्ब। डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, टी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग। इन्हें मैं दोस्तों हिंदी में भी बता दूंगा आपको। आर का मतलब होता है दोस्तों रिपोर्टिंग, और बी का मतलब होता है बजटिंग। अगर हिंदी में बात की जाए तो नियोजन, संगठन, कर्मचारी चयन स्टाफिंग, निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग मतलब होता है समन्वय, प्रतिवेदन एवं बजट। इसका जवाब होगा दोस्तों, ये मिसप्रिंट है, उपयुक्त सभी। संगठन के उद्देश्य भी शामिल है, प्रशासन की गतिविधियां भी शामिल है, और प्रबंधन के सिद्धांत भी इसमें शामिल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औपचारिक संप्रेषण का प्रकार नहीं है। तो सितार और सभी मार्ग नेटवर्क संप्रेषण के प्रकार हैं, जबकि संभयता एवं गपसप नहीं है। तो नहीं है पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4। और इस प्रकार के दोस्तों कूट वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक व्यवहार एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों याद रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। और दोस्तों इसके पहले वाली जो एनालिसिस वाली मैंने क्लास ली थी, उसमें करीब 5 से 7 इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में भी डिस्कस किया है, तो आप एक बार उन्हें जाकर जरूर देखिए। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन कार्य क्षेत्र के कल्याण पहलू से संबंधित है। तो दोस्तों कल्याण पहलू से संबंधित है मनोरंजन सुविधाएं, इसे भी याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रबंधन उद्देश्यों द्वारा संस्था को होने वाले लाभ हैं श्रेष्ठ नियोजन, श्रेष्ठ प्रबंधन, प्रभावी नियंत्रण और उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। प्रबंधन उस उद्देश्यों से संस्था को श्रेष्ठ नियोजन भी मिलता है, श्रेष्ठ प्रबंधन भी मिलता है और प्रभावी नियंत्रण भी मिलता है। तो उपयुक्त सभी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से धनात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या है? दोस्तों धनात्मक अभिप्रेरणा से लगभग 2 से 3 प्रश्न अभी पटवारी के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा पुरस्कार। धनात्मक अभिप्रेरणा का उदाहरण पुरस्कार है। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। नेतृत्व की व्यवहारवादी विचारधारा के प्रवर्तक हैं। इसका सही जवाब है, यह थोड़ी सी मिसप्रिंट है दोस्तों, R.A. किलियन। तो इन्हें भी याद रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायरस फैलाने का कार्य नहीं करता? तो दोस्तों ईमेल के जरिए वायरस फैल सकते हैं, यूएसबी से भी वायरस फैल सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल एंटीवायरस की जो सीडीज रहती हैं, यह एंटीवायरस इंस्टॉल करने के उपयोग में आती है जो वायरस
फैलने से सिस्टम को बचाती हैं और इन्फेक्टेड वेबसाइट से सबसे ज़्यादा वायरस फैलने का खतरा रहता है। तो सही जवाब होगा ऑफिशियल एंटीवायरस सीडीज। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क टोपोलॉजी का प्रकार नहीं है? दोस्तों टोपोलॉजी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ऑप्शन है मैस, जो कि एक टोपोग्राफी का प्रकार होता है, इसमें इस तरह की टोपोग्राफी दिखाई देती है। स्टार, आप सभी जानते होंगे, स्टार टोपोग्राफी का एक महत्वपूर्ण प्रकार है जहां बीच में सर्वर रहता है और इस तरह से सिस्टम कनेक्ट रहते हैं। रिंग एक और महत्वपूर्ण प्रकार है जिसमें इस तरह से सिस्टम कनेक्ट्स रहते हैं, लेकिन ट्रैक ट्रोपोग्राफी का प्रकार नहीं है। और इसके अलावा एक और होता है बस, जिसमें सिंगल लाइन द्वारा या सिंगल सीरीज द्वारा इस तरह से सिस्टम कनेक्ट्स रहते हैं। तो सही जवाब होगा ट्रैक्स। प्रश्न है, शहर या कस्बे से जुड़े नेटवर्क जिनकी भौगोलिक दूरी 1 किलोमीटर से अधिक है वह क्या होंगे? आइए तो इन सभी के बारे में जान लेते हैं। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और यह अधिकतर 1 किलोमीटर तक या उससे कम एरिया को कवर करता है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया, जो कि एक शहर या कस्बे के जुड़े नेटवर्क के लिए कार्य करता है। और वैन वाइड एरिया नेटवर्क आप सभी जानते होंगे, यह एक सिटी से, एक कंट्री से या एक स्टेट से नेटवर्कों को जोड़ता है। इसका सही जवाब होगा बी, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया। एक और होता है पैन, PAN, इसके बारे में भी जान लीजिए। ये होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि 10 से 50 मीटर तक कार्य करता है, और इसे आप वाईफाई या ब्लूटूथ टाइप के वायरलेस नेटवर्क वाला एरिया समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संप्रेषण विधि का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स, यह तीनों संप्रेषण विधि के प्रकार है, लेकिन हाफ सिंप्लेक्स नाम से कोई भी संप्रेषण विधि का प्रकार नहीं होता है। दोस्तों यह नेटवर्क से संबंधित प्रश्न है, जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको डिस्कस किया है, एक बार और मैं इसे डिस्कस करता हूं। सिंप्लेक्स में सिर्फ एक डायरेक्शन से सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, और इसका उदाहरण है जैसा अपना केबल टीवी या टेलीविजन अपन देखते हैं, या किसी भी प्रकार का वह नेटवर्क जिसमें सिर्फ एक तरफ से नेटवर्क ट्रांसमिट किए जा रहे हों। हाफ डुप्लेक्स में दो तरफ से ट्रांसफर होते हैं, लेकिन एक समय में सिर्फ एक ही तरफ से होता है। इसका उदाहरण है वॉकी टॉकी। पहले एक तरफ से ट्रांसफर होगा, सिग्नल सामने वाले तक पहुंचेगा, उसे वह रिसीव करके फिर उधर से रिप्लाई करेगा। तो वॉकी टॉकी इसका एग्जाम्पल है। और फुल डुप्लेक्स अपना मोबाइल फोन या लैंडलाइन फोन, जिसमें कंटिन्यू दोनों तरफ से सिग्नल ट्रांसमिट हो सकते हैं, लेकिन हाफ सिंप्लेक्स नाम से कोई भी संप्रेषण विधि नहीं है। इन्हें भी याद रखिएगा। फिर है प्रश्न, अगला प्रश्न है, फॉरट्रैन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है? तो दोस्तों यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। फॉरट्रैन का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। और इसका आविष्कार जॉन बक्स ने 1957 में किया था। तो यह भी याद रखिएगा, कई बार आविष्कार किसने किया था यह भी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी में प्रयोग की गई भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। और कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, यूनिबैक, एनिएक, इनके नाम दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। और मार्क 1, यह कुछ एग्जाम्पल है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के। तो कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसी का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि यह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो याद रखिएगा, यूनिबैक, एनिएक और मार्क 1। एक चीज और याद रखिएगा, वैक्यूम ट्यूब या बॉल्ब स्विचिंग डिवाइस के रूप में पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है,
एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा, जावा एक ऐसी भाषा है जो एंड्रॉयड के विकास के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग की जाती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर एंटीवायरस का उदाहरण है। ऑप्शन है नॉर्टन, यह दोस्तों एक एंटीवायरस होता है। मैकफी, इसको दोस्तों आपने देखा होगा, इस तरह से लिखा रहता है, मैक ए पी, यह भी एक एंटीवायरस है। क्विक व्हील एक फेमस एंटीवायरस है। इसके अलावा भी मैं बता देता हूं, आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। अवास्ट, जो कि आप सभी इसका नाम जानते होंगे। एवीजी, ये भी एक एंटीवायरस है। एक होता है बिट डिफेंडर। कैस्पर, आपने सुना होगा नाम। कैस्पर में भी दो आते हैं, कैस्पर और कैस्पर स्काई। यह सब मैंने इसलिए बता दी कि हो सकता है ऑप्शन में इनकी जगह इनमें से कोई दे दी आपको एग्जाम में, तो इनके नाम भी याद रखिएगा, कैस्पर स्काई। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। निरपराध में कौन सा उपसर्ग है? दोस्तों जान लेते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, उपसर्ग वह होता है जो शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। और निरपराध में नह उपसर्ग लगा हुआ है। अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो होगा नह धन अपराध। और यह विसर्ग संधि का एक उदाहरण है। दोस्तों अगर आपने संधि वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर एक बार जरूर देखिए। संधि से एक ना एक प्रश्न देखने को मिलता है, साथ ही संधि से ही उपसर्ग और प्रत्यय जैसे प्रश्न हल करने में भी आसानी होती है। अगला प्रश्न है, दरअसल में कैसा उपसर्ग है? तो दोस्तों इसमें विदेशी या इसे विदेशज उपसर्ग कहते हैं। इन सभी के बारे में भी क्लासेस में पढ़ाया गया है, तत्सम तद्भव विदेशज देशज। एक बार मैं बता देता हूं, तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में उपयोग किए जाते हैं। वहीं अगर तद्भव शब्द की बात की जाए तो यह शब्द संस्कृत से लिए गए हैं पर उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। देशज शब्द वह होते हैं जो अपनी जनरल लैंग्वेज में प्रचलन के शब्द होते हैं या जिन्हें देसी शब्द कह सकते हैं। विदेशज शब्द वह होते हैं जो किसी दूसरी भाषा से या दूसरे देश से लिए गए हो, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। और दरअसल शब्द दोस्तों उर्दू से जुड़ा हुआ एक शब्द है। अगला प्रश्न है, वेदांत में कौन सी संधि है? तो इसका सही जवाब होगा स्वर संधि। अगला प्रश्न है, महाईश में महाधन ईश की संधि क्या बनेगी? तो याद रखिएगा दोस्तों, महाधन ईश की संधि बनेगी महेश। यहां पर आ और ई मिलकर ए बना रहे हैं। अगला प्रश्न, कामदेव का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों कामदेव का पर्यायवाची शब्द होता है मदन। पर्यायवाची से भी लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर प्रश्न है, एक शब्द में बदलिए। इस सेंटेंस को पूरे एक शब्द में इसकी परिभाषित करना है। जो किसी का पक्ष ना ले। तो दोस्तों यह तो सरल निष्पक्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ चुनें। अकल के घोड़े दौड़ाना, इसका मतलब होता है दोस्तों इमेजिनेशन करना। इसका सही जवाब होगा कल्पना करना। जनरली लोग इस प्रश्न में बुद्धि से काम करना लगाकर आते हैं, बाकी इसका सही अर्थ होता है कल्पना करना। चतुर्भुज में कौन सा समास है? इसका सही जवाब होगा बहुव्रीहि समास। इस समास के अंतर्गत प्रथम पद और द्वितीय पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ संकेत करते हैं। और चतुर्भुज का मतलब होता है गणेश भगवान। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं दशानन, जिसका मतलब होता है रावण, तो यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। लंबोदर, यह भी बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। और इसकी एक समझने की वो भी क्या कहते हैं ट्रिक भी है।
कि अधिकतर धर्म से जुड़े हुए या भगवानों से जुड़े हुए जो नाम रहते हैं, तो लगभग 70 से 80% बहुब्रीहि ही समास के उदाहरण रहते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, द्विगुई समास में संख्यावाचक शब्द होता है, तो अधिकतर लोग चतुर्भुज, दशानन, इसमें द्विगुई समास सही कराते हैं। इसका भी थोड़ा सा दोस्तों ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नवग्रह में कौन सा समास है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि यह द्विगु समास का उदाहरण है। नवग्रह, चौराहा, जिसमें भी संख्यावाचक शब्द आए शुरुआत में और वह अगर किसी और के बारे में संकेत नहीं कर रहा है तो वह द्विगु समास सही जवाब होगा। आइए देख लेते हैं अब इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। एरर फाइंड करना है दोस्तों। रवि प्रिफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन माई ऑफिस। तो दोस्तों जॉब के साथ हमेशा ए आता है। फाइंड अ जॉब, तो सही नहीं, मतलब इसमें गलत, एरर पूछना है, तो सही जवाब होगा बी। टू जॉब की जगह अ जॉब आएगा। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 6 hours आर अ लॉन्ग पीरियड। यह अलोंग दोस्तों यहां स्पेस होना था, आ लॉन्ग पीरियड, टाइपिंग मिस्टेक है। और आ लॉन्ग के साथ और टाइम के साथ आर नहीं आता, इसमें आएगा इज, तो एरर आर में है। 6 hour इज अ लॉन्ग पीरियड, सही जवाब इस तरह रहेगा। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। ही इज अफेयर ऑफ द चार्ज। इसके भी रूल्स दोस्तों एक बार देख के जाइएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न है पैराजंबल से, और पैराजंबल से काफी हद तक डेली प्रश्न देखने को मिले हैं, जिसमें सीक्वेंस अरेंज करना है लाइंस का। पहला है इट ड्रूप द शिप अशोर। इसका मतलब होता है इसने शिप को ढकेल दिया या खिसका दिया। अगला है इट रिमेन्स देयर फॉर सेवरल डेज। ऐसा कई दिनों से चल रहा था। द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग, तो पहला तो होगा दोस्तों यही, द विंड वॉज स्ट्रॉन्ग। फिर आएगा इट ड्रूप द शिप अशोर। अगला है द शिप रन्स ऑन द सैंड। और आखिरी है इट रिमेन्स देयर फॉर द सेवरल डेज। तो अपना सीक्वेंस रहेगा RPSQ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब रहेगा। और दोस्तों इस तरह के प्रश्न को या पैराजंबल के प्रश्न को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिसमें खास तौर पर पहला और आखिरी बहुत क्लियर समझ में आ जाएंगे। तो पहला और आखिरी के बीच में आप सेंटेंस को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आसानी से हो जाता है। अगला है आई गिव यू अ कॉपी ऑफ इट। तो अगर इसमें इट बोला है तो यह पहला नहीं हो सकता, क्योंकि जिस चीज के बारे में है बात वो इसमें मेंशन नहीं है। द बुक वाज पब्लिश्ड इन। इस सेंटेंस में बुक के बारे में दिया गया है लेकिन डिटेल्स नहीं है। अगला है इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट डील्स विथ मैनकाइंड एंड पॉलिटिकल फीचर। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को अपन ऑप्शन से भी करके देख सकते हैं। आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ इट, यानी कि दोस्तों यह लास्ट सेंटेंस है, तो लास्ट सेंटेंस सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में। अगर यह बी दो जगह होता तो फिर उसके बाद आप पहला सेंटेंस ढूंढते कि पहला कौन सा होना था। एक बार इसे मिला लेते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। इट डील्स विथ मैनकाइंड पॉलिटिकल फ्यूचर। द बुक वाज पब्लिश्ड इन, इधर प्लेस का नाम होना था। आई विल गिव यू अ कॉपी। इस तरह से RSQP इसका सही सीक्वेंस होगा। तो दोस्तों यह थी हमारी पटवारी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेशन की तीसरी क्लास। आशा करते हैं आपको यह उपयोगी साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों कुछ ही देर बाद
पटवारी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के एनालिसिस के साथ। और दोस्तों एनालिसिस वाली वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन रिपीट और बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनसे लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।